हरिओम बच्चों, आज हम मानव स्वास्थ्य तथा रोग के अंतर्गत सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण ये क्या होता है इसके बारे में, एलर्जी इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसके अंतर्गत हम आज का अध्याय समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। ठीक है, अर्थात जब परपोषी प्रतिजनों का मीन्स एंटीजेंस का, प्रतिजन मीन्स होता है एंटीजेंस यानी रोगाणु, ठीक है, इसका सामना करता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज पैदा होते हैं यानी बनने लगते हैं। शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनने लगते हैं, कहना चाहिए उनके लिए मेडिसिन बनने लग जाता है। ठीक, यानी एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। एंटीजेंस मीन्स रोगाणु जो परपोषी के शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जब परपोषी एंटीजन का सामना करता है तो क्या होगा, उस परपोषी के शरीर के अंदर उस एंटीजन के हिसाब से यानी उस रोगाणु के हिसाब से एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। ठीक है, जो रोगाणु हैं यानी जो एंटीजेंस हैं जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन्स के रूप में भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एंटीजेंस जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं वो जीवित भी हो सकते हैं, मृत रोगाणु या फिर अन्य प्रोटीन के रूप में भी हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा कहलाती है सक्रिय प्रतिरक्षा। कैसी प्रतिरक्षा? सक्रिय प्रतिरक्षा, या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि एक्टिव इम्यूनिटी में अर्थात सक्रिय प्रतिरक्षा में उसके एंटीजन के संपर्क में आने पर उत्पन्न होती है ऐसी प्रतिरक्षा। यानी कि जब कोई एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो उसके संपर्क में आने पर यह प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। तो ये कहलाता है आपका सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेता है। क्यों समय लेता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि जब एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है और उस एंटीजन को पहचानने के बाद शरीर उसके लिए क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो इस क्रिया में समय लगता है एंटीबॉडी बनने में। इसीलिए कहा गया है कि सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी जब पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया वो प्रदर्शित करता है तो उसके लिए उसे समय लगता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इम्यूनाइजेशन अर्थात प्रतिरक्षीकरण के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना, जो हमारे शरीर में एंटीजेंस जाते हैं उसी के हिसाब से शरीर में टीका भी प्रवेश कराया जाता है, अर्थात उन्हीं रोगाणुओं का टीका। या फिर कह सकते हैं कि प्राकृतिक संक्रमण के दौरान, प्राकृतिक तौर पर यदि संक्रमण हुआ है तो उस समय पर संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करेगा। अर्थात जैसे ही वो संक्रामक जीव आपके शरीर में प्रवेश करेंगे तो शरीर के अंदर सक्रिय प्रतिरक्षा अपने आप प्रेरित होगी। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तब ये कहलाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या हो रहा था? शरीर के अंदर एंटीजन के प्रवेश करने के बाद एंटीबॉडी शरीर के द्वारा बनाया जा रहा था, इसलिए समय लग रहा था। ठीक है, और जब एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है तब सक्रिय प्रतिरक्षा प्रेरित होती है ना। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए एंटीबॉडीज सीधे ही शरीर को दे दिए जाए, जैसे हमारे शरीर में किसी विशेष प्रकार के रोगाणु प्रवेश कर गए और हमारा शरीर उनके लिए एंटीबॉडीज नहीं बना पाता है, या कह लीजिए हमारा शरीर उसके लिए लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, तब क्या करते हैं? टीकाकरण, वैक्सीन्स दिए जाते हैं। तो बाहर से शरीर के अंदर एंटीबॉडीज प्रवेश कराया जाता है, बना बनाया एंटीबॉडी। ठीक, तो बाहर से इसको शरीर को क्या कर दिया जा रहा है? डायरेक्ट ही दे दिया जा रहा है।
तो यह कहलाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें विशेष तौर पर कि क्या आपको ये मालूम है कि हाल ही में जन्मे शिशु के लिए माँ का दूध क्यों बहुत ही आवश्यक माना जाता है? सभी कहते हैं कि नवजात शिशु जो होता है उसके लिए माँ का दूध बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है यह हम जानने का प्रयास नहीं करते, बस इतना ही जानते हैं कि आवश्यक होता है। तो इसकी भी जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों आवश्यक होता है। तो दुग्ध सिक्रेशन, लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष में प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है। कहने का तात्पर्य जो प्रारंभिक दिनों के समय पर शिशु जन्म लेने के पश्चात प्रारंभिक दिनों के समय पर जो मादा में या माँ में दुग्ध का सिक्रेशन होता है उसमें पीले से तरल पीयूष कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज़ की जो संख्या होती है वो प्रचुरता में पाई जाती है। IgA, ठीक है, IgA की प्रचुरता होती है। कल मैंने आप लोगों को 4 प्रकार के एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया था और उसको समझने के लिए मैंने आप लोगों को एक PDF भी भेजा था जिसमें आपको उन IgA और मैं एक बार आपको और बता देती हूँ, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM ये इम्यूनोग्लोबिन है। तो ये IgA जो है वो लार में, पसीने में और अश्रु में पाए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबिन D यानी IgD ये लिम्फोसाइट्स में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन E IgE ये रक्त में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन G IgG ये सीरम में पाया जाता है और इम्यूनोग्लोबिन M IgM ये रुधिर में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको मैंने बताया कि शुरुआती दिनों में नवजात शिशु के जन्म लेने के पश्चात प्रारंभिक दिनों में माँ के दूध में पीले से तरल पीयूष कोलोस्ट्रम में जो एंटीबॉडीज IgA प्रचुरता में पाया जाता है जो शिशु की रक्षा करता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी प्लेजेंटा द्वारा माँ से कुछ एंटीबॉडीज मिलते हैं। प्लेजेंटा क्या है? अपरा, हिंदी में अपरा कहते हैं। यह क्या है? यह माता के द्वारा शिशु जिस नाल से जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं प्लेजेंटा। तो जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है उस समय पर जो भ्रूण है जो माता से जुड़ा हुआ है उसको उसी प्लेजेंटा यानी उस नाल के द्वारा माँ से कुछ एंटीबॉडीज मिलते रहते हैं। तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हुआ? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपको बताया कि शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा हुआ। तो यहाँ पर सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय को ही हम अक्रिय प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसको एक अंतर के रूप में भी आपको मैं बता देती हूँ। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या था? ऐसे प्रतिरक्षा रोगाणु या उसके एंटीजेंस के संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा है ये जिसमें जब एंटीजन के संपर्क में आते हैं तो ये प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा या अक्रिय प्रतिरक्षा, जिसको हम इंग्लिश में पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये कब होता है? बाहर से प्रतिरक्षी पदार्थ यानी एंटीबॉडीज मिलने से शरीर के अंदर बाहर से एंटीबॉडीज प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तब इस प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि जब एंटीजन शरीर के अंदर पहुंचता है, रोगाणु शरीर के अंदर पहुंचता है, तो उसकी पहचान करने के पश्चात कि किस प्रकार का रोगाणु है, उसकी पहचान करने के पश्चात शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए समय ज़्यादा लगता है। जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा तुरंत सक्रिय हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो रोगाणु प्रवेश किया गया है उसकी पहचान करने के पश्चात तुरंत ही बाहर से बना बनाया एंटीबॉडी आपके शरीर में प्रवेश कराया जा रहा है, इसीलिए वो बहुत जल्दी सक्रिय होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा लंबी अवधि तक होता है यानी संपूर्ण जीवन काल तक। ठीक है, संपूर्ण जीवन काल तक ये प्रतिरक्षा होती है। जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है वो कुछ दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर विशेष प्रकार के रोग के लिए जो रोगाणु प्रवेश कर गए हैं, जैसे ही एंटीबॉडीज दी गई और वो रोगाणु नष्ट हुए तो वो प्रतिरक्षा वहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक,
यह प्रतिरक्षा हानि रहित या पार्श्व प्रभावित होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा जो है वो हानि रहित या पार्श्व प्रभाव रहित होती है, जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया करके खतरे की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा में ये मुख्य अंतर होता है। आइए अब देखते हैं टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रिय दुर्बलीकृत रोगजनक टीका को प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराया जाता है। टीकाकरण वैक्सीनेशन सभी जानते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए आजकल विभिन्न प्रकार के टीकों का खोज किया जा चुका है। तो क्या है ये प्रतिरक्षीकरण या फिर टीकाकरण? तो इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित। मैंने स्मृति के बारे में आप लोगों को कल भी बताया था। प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है ये। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रिय दुर्बलीकृत रोगजनक टीका की प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराया जाता है, यानी एंटीबॉडीज शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, वैक्सीन शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। अगर हम इतिहास देखें तो सभी जानते हैं कि वैक्सीन की खोज जो थी वो एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके के रूप में की थी। और 18वीं शताब्दी में जेनर ने देखा था कि लाखों लोग चेचक नामक बीमारी के कारण मौत के मुंह में समाते जा रहे थे। अतः उन्होंने इस बीमारी से रक्षा एवं उपचार से संबंधित अनुसंधान कार्य किया और अपना ध्यान आकृष्ट किया। अध्ययन के दौरान इन्होंने देखा कि ग्वालों अथवा गायों को चराने और उनके मध्य अधिक समय व्यतीत करने वाले व्यक्ति इस महामारी का शिकार कम होते हैं। अतः उन्होंने इन ग्वालों के परीक्षण के दौरान पाया कि उनके शरीर में काउ पॉक्स विषाणु पाए जाते हैं, जो कि चेचक के विषाणु से उनकी रक्षा करते हैं। इसी निष्कर्ष के आधार मानते हुए एडवर्ड जेनर ने 14 मई सन 1796 को काउपॉक्स विषाणु से संक्रमित व्यक्ति के शरीर से रुधिर निकालकर उसे जेम्स फिप्स नामक चेचक के रोगी बालक के शरीर में प्रवेश कराया था और उन्हें देखा कि बच्चा शीघ्र ही ठीक हो गया था और बाद में उसे चेचक रोग कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने इसी प्रयोग को अनेक व्यक्तियों में दोहराया और पाया कि इससे लोगों के शरीर में काउपॉक्स विषाणु की उपस्थिति के कारण चेचक रोग के लिए प्रतिरक्षात्मकता आ जाती है, इम्यूनिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर टीकाकरण जो है इसी तरीके से और भी कई बीमारियों के लिए टीके बनाए गए। तो वैक्सीन्स एक ऐसी औषधि होती है, टीके जो है वो एक प्रकार की ऐसी औषधि होती है जिसमें रोग उत्पन्न करने वाला जीव क्षीण अथवा निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जो रोग उत्पन्न करने वाला जो जीव है यानी पैथोजन जो है वो क्षीण या फिर निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है और इस वैक्सीन को व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। किसी व्यक्ति के शरीर में वैक्सीन को प्रविष्ट कराने की क्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण है ना, किसी भी व्यक्ति के शरीर में इस वैक्सीन को प्रवेश करा दिया गया तो उसको क्या बोलेंगे, टीकाकरण बोलेंगे। तो वैक्सीन में उपस्थित जो रोग उत्पादक जीव या रोगाणु व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर रोगाणु के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रोग होने पर आपको वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन कब दिया जाता है, रोग होने के पहले ही वैक्सीनेशन कर दिया जाता है ताकि वो टीका आपके शरीर के अंदर पहुंच जाए और जब कभी उस रोगाणु का आपके शरीर में अटैक हो तो हमारा शरीर उसके लिए एंटीबॉडीज बनाकर रख सके। ठीक है, तो यहाँ टीकाकरण किसको कहा गया, टीकाकरण का अर्थ क्या है कि रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं क्षीण अथवा निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, पाए जाते हैं और इस वैक्सीन को ही व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिया गया। तो किसी भी व्यक्ति के शरीर में वैक्सीन को प्रवेश कराने की जो क्रिया है वो कहलाता है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन में उपस्थित उस वैक्सीन में क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले जीव और कुछ नहीं, रोग उत्पन्न करने वाले जीव या फिर रोगाणु, ये है उस वैक्सीन में और इसको व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा दिया गया है। तो जब ये कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, ये रोगाणु पहुंच जाते हैं तो ये वहां पर पहुंचकर रोगाणु के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, वैक्सीन में उपस्थित रोग उत्पादक जीव या रोगाणु व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर रोगाणु के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। जब कोई प्रभावी रोगजनक शरीर में संक्रमण करता है
तो व्यक्ति के शरीर में उपस्थित एंटीबॉडी इन रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार व्यक्ति संक्रमण से बच जाता है। तो ये था टीकाकरण। टीका यहाँ पर आपको इन एंटीजेंस के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनित कारक को क्या कर रहा है, निष्प्रभावी बना रहा है ना। टीका स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं, जो मैंने कल आपको बी और टी कोशिकाओं के बारे में बताया था, जो परिवर्ती प्रभावन यानी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेते हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन में हमलावर को हरा देते हैं। एंटीबॉडीज के भारी उत्पादन, ज़्यादा प्रोडक्शन, हमलावरों को हरा दे रहा है, मतलब जो रोगाणु हमारे शरीर पर अटैक करते हैं उनको वो हरा देते हैं। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन एंटीबॉडीज की आवश्यकता है, जैसा कि टिटनेस में, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रतिआविश यानी एंटीटॉक्सिन एक ऐसी निर्मित जिसमें आविश के लिए प्रतिरक्षी होते हैं को टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की जरूरत है। क्या कहा जा रहा है इस पर कि यदि कोई घातक रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति किन्हीं घातक रोगाणु से संक्रमित हो गया, तो उसके लिए शरीर को तुरंत ही एंटीबॉडीज की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जब भी तुरंत ही एंटीबॉडीज की आवश्यकता है तो शरीर अगर एंटीबॉडी बनाएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए वहाँ पर बाहर से एंटीबॉडी शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। जैसे टिटनेस में बताया जा रहा है, टिटनेस में प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडीज जो हैं को टीके के रूप में सीधे ही शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। इसी प्रकार जब सांप काट देता है या सांप के काटे जाने के मामलों में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प विष के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं, यानी सांप के विष को निष्क्रिय कर देने वाले एंटीबॉडीज होते हैं। तो जैसे सांप के काटे जाने पर वहाँ पर भी बाहर से एंटीबॉडीज शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा घातक होते हैं और तुरंत ही शरीर में अपना असर दिखाने लग जाते हैं, जिसके लिए शरीर को तुरंत ही एंटीबॉडीज की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसमें शरीर को बाहर से एंटीबॉडीज दी जाती है। तो इस प्रकार से सर्प के काटे जाने पर सर्प के विष के विरुद्ध निष्पादित एंटीबॉडीज होते हैं जो सुई के माध्यम से रोगी के शरीर में पहुंचाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बाहर से शरीर को एंटीबॉडीज दिया जा रहा है। पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर यानी ईस्ट में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगता है। इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है और इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है, जैसे खमीर से बनने वाला यकृत शोथ बी टीका, यीस्ट से बनने वाला यकृत शोथ बी टीका। तो यहाँ आपको पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से जो यीस्ट में या रोगजनक की पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा, जिसके कारण से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको खमीर से बनने वाले यकृत शोथ बी टीके के बारे में उदाहरण बताया गया है। एक अच्छा वैक्सीन का क्या गुण है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक सही प्रकार का वैक्सीन में किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो एक आदर्श और एक अच्छा वैक्सीन उसे माना जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें शरीर पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पार्श्व प्रभाव, जो मैंने आपको एक वर्ड इस्तेमाल किया था हिंदी में, पार्श्व प्रभाव है ना, जो मैंने सक्रिय प्रतिरक्षा के लिए इस्तेमाल किया था। सक्रिय प्रतिरक्षा में बताया था आपको कि ये प्रतिरक्षा हानि रहित या पार्श्व प्रभाव रहित होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा पार्श्व प्रभाव रहित यानी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो एक अच्छा वैक्सीन का फर्स्ट जो गुण है वो क्या होगा कि शरीर पर इसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए और इसे शरीर के लिए विषैला भी नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम पर इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा इसके द्वारा लंबी अवधि तक शरीर की प्रतिरक्षा होनी चाहिए, ज़्यादा समय तक शरीर को इससे बचाया जा सके, ये गुण भी इसमें होना चाहिए। इसके उपयोग की जो टेक्नोलॉजी है सरल होनी चाहिए और दर्द रहित होनी चाहिए। कहने का मतलब इसमें दर्द नहीं होना चाहिए।
इसे सस्ता होना चाहिए ताकि समाज के सभी वर्ग के लोग इसका उपयोग कर सकें। इसके द्वारा संपूर्ण शरीर की सुरक्षा होनी चाहिए। इसकी अल्प मात्रा ही शरीर की प्रतिरक्षा करने में सक्षम होनी चाहिए, थोड़ी मात्रा से ही शरीर की सुरक्षा हो जाए। तो इस प्रकार से ये एक आदर्श वैक्सीन के गुण हैं जो शरीर में प्रवेश कराने के पश्चात इस प्रकार का प्रभाव दे, तो वो एक आदर्श वैक्सीन कहलाता है। आजकल पोलियो, खसरा, मम्स, रुबेला, इन सभी रोगों के लिए वैक्सीन्स तैयार हो चुके हैं और जन्म के पश्चात समय समय पर इन सभी का टीका दिया जाता है। वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस बी रोग से बचाव हेतु भी टीका तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके लिए भी टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है और वर्तमान स्थिति में चेचक, टीबी है, हैजा, टिटेनस, पोलियो, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया, मम्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, सभी रोगों के बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं। आइए अब देखते हैं एलर्जी किसे कहते हैं। तो एलर्जी, आपने देखा होगा कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पर गए हों और बिना किसी स्पष्ट कारण के छींकना और घरघराहट के साथ सांस लेना शुरू होता है। जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो आपके ये लक्षण गायब हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग पर्यावरण से मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उपयुक्त जो अभिक्रिया है, पराग, चिचड़ी या माइट आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकती हैं, जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी एलर्जी क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे लक्षण जो हमारे शरीर में अचानक ही दिखाई देने लग जाते हैं और उसका कोई स्पष्ट कारण हमें उस समय पर पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब हम उस जगह से वापस आते हैं तो वो लक्षण हमारे शरीर के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। कहने का तात्पर्य हम अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है ना? ऐसा क्यों होता है? तो इसी को यहाँ पर एलर्जी के रूप में आपको समझाया जा रहा है। क्या है एलर्जी? तो जैसे आपको बताया कि अचानक से छींक का आना, काफ़ी ज़्यादा छींक आना, सर्दी में छींक का आना, ये अलग कारण है कि हमें सर्दी है और छींक आ रही है, तो वो एक अलग कारण होता है। परंतु अचानक से हमें काफ़ी ज़्यादा छींक आने लग जाए तो हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इतना छींक क्यों आ रहा है, या फिर घरघराहट के साथ जैसे सांस लेना बोले, है ना? तो इन सब कारणों को हम अचानक से हमारे शरीर के अंदर जब ये लक्षण दिखाई देते तो हम ये नहीं समझ पाते हैं। तो ये क्या होता है, पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति हमारा शरीर काफ़ी संवेदनशील होता है। जैसे पराग का बताया है ना, कई लोग फूलों के जो पराग होते हैं, अगर वहाँ पर से गुजर जाए या फूल लेकर के उसको वो स्मेल करें तो उसके थ्रू उनको छींक आने लग जाती है ना? तो पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया ही एलर्जी कहलाती है। ठीक है, एलर्जी। देखिए, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलर्जेंस। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ IgE प्रकार की होती हैं। किस प्रकार की हैं? IgE प्रकार की। एलर्जन के सामान्य उदाहरण जैसे धूल में चिचड़ी, पराग, प्राणी लघुशल्य यानी डेंडर आदि। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये दोनों रसायन इनके निकलने के कारण होती है। एलर्जी के कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जेंस की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड
जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है, यानी इम्यूनिटी जो है घटी है और एलर्जेंस के प्रति संवेदनशीलता बढ़ गई है, यानी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम हो गई है, क्योंकि हमारा जो वर्तमान जीवन शैली है, आधुनिक जीवन शैली है, वह कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है, जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लो हो जाने के कारण से एलर्जेंस के प्रति संवेदनशीलता बढ़ गई है। भारतवर्ष के महानगरों के अधिकाधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जियों और दमा से पीड़ित रहते हैं। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित वातावरण में रखना हो सकता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके पश्चात प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत ज़्यादा रक्षित पर्यावरण में यदि रखा जाएगा तो उनका शरीर जो है वो पर्यावरण से सही तरीके से कांटेक्ट में नहीं रह पाने के कारण से वह हर छोटी छोटी चीज़ में उनका शरीर जो है वो एलर्जिक रिएक्शन देने लग जाता है। इसीलिए शरीर को इतना ज़्यादा पर्यावरण से रक्षित भी नहीं रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, परंतु शरीर को पर्यावरण से कट ऑफ करके नहीं रखना चाहिए। आप पर्यावरण को शुद्ध रखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, जिसके तहत आपका शरीर जितना ज़्यादा पर्यावरण के कांटेक्ट में रहेगा, आपके शरीर में उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावशाली रहेगी। नहीं तो यदि आप पर्यावरण से शरीर को कट ऑफ करके रखते, कहने का तात्पर्य जितना आप पर्यावरण से शरीर को बचा के रखेंगे एकदम ज़्यादा, तो शरीर फिर उन रोगों से लड़ने के लिए सक्षम भी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से एलर्जी जो है वो अचानक उत्पन्न या अचानक दिखाई देने वाला लक्षण होता है। इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। IgE प्रकार बताया मैंने, IgE है ना, ई प्रकार की, इसमें जो बनने वाली एंटीबॉडीज़ हैं वो किस प्रकार की होती है, IgE प्रकार की। तो IgE मैंने बताया था रक्त में है ना, इम्यूनोग्लोबिन E रक्त में पाया जाता है ये, ठीक है। दूसरी ध्यान देने की बात इसमें बताया मैंने ये कि एलर्जी जो है वो कहाँ, मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होता है, ठीक। तो आज हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने आज यहाँ पर सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण और एलर्जी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम अगले वीडियो लेसन में समझेंगे। धन्यवाद।